यूपीएससी हिंदी वर्ल्ड चैनल के मेंस गाइडेंस प्रोग्राम जो कि आपके लिए फ्री सीरीज है सफलता सीरीज, उसमें आप सभी का स्वागत है। ठीक है, अगर आप नए अभ्यर्थी हैं तो आपको इसकी पहली क्लास से इसकी क्लास लेनी पड़ेगी, तभी आपको इसका पूरा फायदा या पूरा आउटपुट आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमको मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी में जो जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को हिंदी मीडियम में फेस करनी पड़ती है, चाहे वो कंटेंट की हो चाहे वो आंसर राइटिंग की हो। ठीक है, अब ये वीडियो कंटेंट बेस्ड ज्यादा है, क्यों? आंसर राइटिंग रिलेटेड हम अन्य वीडियो बनाएंगे इसलिए। ठीक है, अब इसको मैं हमको क्या क्या बात करनी पड़ेंगी उसको लेके आगे चलते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि ये वीडियो आपके लिए जरूरी क्यों है। क्या इस वीडियो में ऐसा कुछ होगा जो कि आपने कहीं नहीं देखा होगा और जो हम आपको बताएंगे। ठीक है, हमारा स्टार्टिंग से ही ये उद्देश्य रहा है, क्या रहा है हमारा यह उद्देश्य रहा है कि हम आपको ऐसी चीजें बताएं जो कि आपको अन्य जगह नहीं मिलती हैं और जो कि यूपीएससी के मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उन्हीं चीजों को हम सफल सीरीज में कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब जो वीडियोस आपके लिए पहले से उपलब्ध हैं, हम ऐसे कंटेंट पर बात करेंगे ही नहीं। ऐसी स्ट्रेटजी आपको हजारों मिल जाएंगी यूट्यूब पर जो आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ अलग सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो में आपको अलग सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हिस्ट्री का देखिए, तो हिस्ट्री के लिए आपको क्या जरूरत है। ठीक है, अब दो तरह की अप्रोच होती है। ठीक है, अब फर्स्ट अप्रोच होती है जो कि आप अभी फॉलो करते हैं। ठीक है, ये और आपको करना क्या है, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ तक कैसे करना है। ठीक है, कौन सी चीजें आपको गलती कहाँ करते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको मेंस देना है इस साल 2025 के लिए और आपको हिस्ट्री की तैयारी करनी है, तो आप क्या तैयारी करोगे? आप अपना क्लास नोट्स उठाओगे या इसके अलावा जो भी सोर्स अगर आपने यूज किया हो उसको उठाओगे, उसको पढ़ोगे, आर्ट एंड कल्चर का 365 विजन का पढ़ लोगे। ठीक है, थोड़े बहुत पीवाईक्यू देखोगे, उनके आंसर लिखने की कोशिश करोगे, इसके बाद आप थोड़े से टेस्ट लगा लोगे, तो आपको लगता है कि आपकी तैयारी यहाँ पे फुल हो चुकी है, यानी पर्याप्त हो चुकी है। लेकिन ये तैयारी पर्याप्त है ही नहीं, करना यही है लेकिन तरीके से करना है, जो तरीका आपको हर कोई नहीं बताता है। आपसे 3.5 लाख रुपए की फीस लेने के बाद भी हिंदी मीडियम के सबसे बड़े संस्थान भी ये चीजें आपको नहीं बताते, उनके टीचर्स भी यही नहीं बताते, ये चीजें बताते ही नहीं है, या तो उनको पता नहीं है। ठीक है, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मुझे पता उनको नहीं पता है। ठीक है, और उनको पता भी है तो वो बताना नहीं चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते? अगर ये चीजें बाहर पता लग गई तो पूरे संस्थान बंद हो जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ने का और लिखने का तरीका मालूम हो जाएगा, तो आपका जो संस्थान है उसको ज्वाइन कौन करेगा। ठीक है, तो वो चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मुझे ये जरूरत नहीं है कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ज्वाइन मत कीजिए। अगर आप खुद से अच्छी तैयारी कर सकते हैं तो आप मतलब खुद से भी तैयारी कीजिए। ठीक है, हमारा कोर्स ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि वर्तमान में भी हमारा क्या आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, अभी लास्ट 1 या 2 दिन में हमारी पहली क्लास और पहला सेशन हो चुका है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स को भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हाँ, आंसर राइटिंग में जो चीज हम पहले सोच ही नहीं पा रहे थे, ये चीज हमने ना कहीं सुनी थी ना कभी सोची थी, वो चीजें उनको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो वही अप्रोच हमारी आंसर राइटिंग में रहती है, वही चीज हमारी कंटेंट बेस्ड रहती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप गलतियां कहाँ करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया आप ये करते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है। ठीक है, तो हिस्ट्री में सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट जो कि मेंस क्वालिफाई करता है, तो वो काम क्या करता है और आप ऐसा क्या करें कि आप इजीली अच्छे मार्क्स लाएं। किसमें आप लाएं? किसमें? क्योंकि ये किसका भाग है, जीएस वन का। ठीक है, जीएस वन में आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं? अगर आप हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में अच्छा क्या करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो आपके मार्क्स यहाँ पे जीएस वन में अच्छे आएंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है सबसे पहले। ठीक है, अब मैं आपको स्लाइड शो करवाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्या आप यहाँ पे दो चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि किसी भी सब्जेक्ट तैयार करने के लिए यूपीएससी के मेंस के लिए, तो वो होती है क्या, मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियोस में भी आपको बताया था। और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट सिर्फ वीडियो को पूरा देखेंगे, पेशेंस के साथ देखेंगे, आपको 10 सेकंड में वीडियो को नहीं निकालना। इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए आउटपुट बहुत ज्यादा देगा। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपकी आंखें खोलेंगे कि रियलिटी में हम कहाँ जी रहे थे और दुनिया कहाँ चली गई। यानी आप आम जिंदगी से लेके कौन सी जिंदगी, मेंटोस जिंदगी में जाएंगे आज। ठीक है, ये तो हुई मजाक वाली बात, लेकिन आज रियलिटी में आपको सही फील होगा कि हाँ, ऐसा सब्जेक्ट तैयार करने का तरीका किसी ने बताया। हो सकता है अगर आपने पीवाईक्यू पढ़े भी हैं तब भी नए क्वेश्चन, अगर उसी थीम से क्वेश्चन आ गया, तब आपके माइंड में पॉइंट आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने उस तरीके से उनको पढ़ा ही नहीं था। तो मेन प्रॉब्लम कंटेंट बेस्ड यही होती है। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो किसकी बेस्ड है, मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेंट बेस्ड को कैसे तैयार किया जाता है। बेसिक कंटेंट को क्या तैयार किया जाता है कि अगर मेंस के एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए तो हमको झटपट से
8 से 10 पॉइंट हाल-फिलहाल याद आ जाएँ, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है, सबसे पहले हमको सिलेबस को देखना पड़ेगा, ठीक है? अब आप सब में से कई सारे स्टूडेंट्स ये मानेंगे कि सर हिस्ट्री में जैसे वो क्वेश्चन पूछता है और जैसा उसने सिलेबस दिया है, तो सिलेबस में तो उसने ज़्यादा क्लेरिफिकेशन दिया ही नहीं है, क्लैरिटी से उसने बताया नहीं क्या पूछेगा वो, ठीक है? उसने क्लैरिटी से नहीं बताया, लेकिन उसने इतना भी सूक्ष्म या संक्षिप्त नहीं बताया कि आपकी समझ में ना आए और आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो। सिलेबस आपके लिए महत्वपूर्ण है, अभी हम इस पर बात करेंगे। अभी मैं आपको प्रूफ करके बताऊँगा, ठीक है? मैंने आपसे क्या बोला था, किसी भी चीज़ को आँख बंद करके नहीं मानना है हमेशा। जब मैं भी आपको कुछ चीज़ बोलता हूँ, तो उसके पीछे मुझसे प्रूफ माँगो, ठीक है? अब ये वीडियो अगर आप सीरियस अभ्यर्थी हो और अगर ये वीडियो कोई सीरियस अभ्यर्थी देख रहा है, तो इस वीडियो के बीच-बीच में मैं बोलूँगा आपसे कि वीडियो को यहाँ पे रोक दीजिए, पॉज़ कर दीजिए और अब आपको कमेंट में ये आंसर देना है, ठीक है? तो सीरियस अभ्यर्थी ही आंसर देंगे। बाकी वीडियो देख के निकल जाने वाले हवा-हवाई वाले इंसान बहुत सारे हैं। 10 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, उसमें से 9 लाख हवा-हवाई वाले हैं, जिसमें से अगर ये वाला क्लास है, ये वाली क्लास है, अगर वो 200 अभ्यर्थी भी देखते हैं, उनमें से मैक्सिमम 10 स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो कि सीरियस स्टूडेंट होंगे, जिनको रियल नॉलेज की क्या होगी, इज्जत होगी, सम्मान होगा कि रियल गाइडेंस कहीं मिलता है तो उसका हम सम्मान करें। वो रियल गाइडेंस को अपनी तैयारी में क्या करें, उन चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है? तो 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है आपका सिलेबस, सेकंड होता है आपका क्या पीवाईक्यू। अब इन दोनों चीज़ों से आपको क्या सीखना है, ठीक है? अभी मैं आपको शो करवाता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम इनको डिकोड करेंगे, पहले हम सिलेबस को डिकोड करेंगे, जस्ट इसके बाद हम पीवाई को डिकोड करेंगे, क्या ज़रूरत है और हमको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। अब हाँ, ठीक है। अब आपको शो होने लगा है यहाँ पे, ठीक है? अब ये क्या है आपके समक्ष? आपके समक्ष पूरा हिस्ट्री का क्या है सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे समझने योग्य चीज़ें हैं, जो पहली यूनिट बताई गई है इस सिलेबस में। ये सिलेबस कौन-सा है? आप यहाँ यहाँ इसको क्या करोगे, जस्ट अ सेकंड आपको पूरा शो करवा देता हूँ इसको, ऐसे, ठीक है? अब फर्स्ट यूनिट ये सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा? इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? ये टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए उपलब्ध है पहले से और इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? आपकी भी हम पूरी कम्फर्ट का ध्यान रखते हैं इस चीज़ में, ठीक है? अब पहली यूनिट है, वो क्या है? आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर वाली यूनिट है कि यहाँ से आर्ट एंड कल्चर पूछ जाएगा। अब हम सिलेबस की ऊपरी-ऊपरी बात करें तो ऊपरी बातें ये हैं कि यूपीएससी हमसे कहता है कि वो एंशिएंट और मिडाइवल नहीं पूछेगा, ठीक है? वो एंशिएंट मिडाइवल से सिर्फ आर्ट एंड कल्चर पूछेगा, ठीक है? सेकंड, वो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पूछेगा, किसके बाद? 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेके आगे तक, यानी वो यूरोपियों का आगमन भी नहीं पूछेगा, इस पर भी आगे बात करेंगे। वह स्वतंत्रता संग्राम पूछेगा, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछेगा, उसके विभिन्न चरण। अब उसके विभिन्न चरण क्या होते हैं? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, क्रांतिकारी चरण, गांधी चरण, ठीक है? इसके बाद अन्य मूवमेंट जैसे कि सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज, ठीक है? अब देश के विभिन्न भागों में योगदान वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति पूछेगा, वो गांधी जी के बारे में पूछेगा, वो भगत सिंह के बारे में पूछेगा, वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछेगा, वो आपसे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछेगा, वो आपसे अम्बेडकर के बारे में पूछेगा, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, ठीक है? अब आपके समझने वाली चीज़ें वो क्या है? आपको समझना क्या है, ठीक है? अब यूपीएससी के सिलेबस ने तो दिया है कि भाई आर्ट एंड कल्चर से एंशिएंट और मिडाइवल पूछेगा। एंशिएंट मिडाइवल डायरेक्ट नहीं पूछेगा, यानी जिस तरह से वो मॉडर्न पूछेगा उस तरह से एंशिएंट मिडाइवल वो नहीं पूछेगा। लेकिन क्या आपको कुछ याद आ रहा है? 2024 देखिए, अगर आप सीरियस अभ्यर्थी हो तो आप मेंस पीवाईक्यू बार-बार ज़रूर देखते होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो मेंस पीवाईक्यू की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है? पहले इस वीडियो को देखिए अच्छे से, फिर उस वीडियो को आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट आउट करवाना, जो करना है उसको कर लीजिए, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें हमारी मेहनत लगती है। हम उसको अच्छे से क्या करते हैं, उसको पूरा यूनिट वाइज़ उनको डिकोड करते हैं, ठीक है? हम उसको क्वेश्चन को देखते हैं और प्रिंट आउट टाइपराइटर से कह के उनको पूरा क्या करवाते हैं, टाइप करवाते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज़। तो थोड़ी-सी हमारी मेहनत है सिर्फ़ आपके लिए। अब समझने योग्य चीज़ क्या है? मैंने क्या बोला, जो सीरियस अभ्यर्थी हैं उन्होंने 2024 का पेपर ज़रूर देखा होगा। क्या आपको एक क्वेश्चन याद आ रहा है? उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति और पूर्व वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति में क्या-क्या परिवर्तन आए थे? यानी पूर्व वैदिक काल से लेके उत्तर वैदिक काल तक इन दोनों डायमेंशंस में क्या-क्या अंतर आए थे? क्या मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये आर्ट एंड कल्चर का भाग है? तो आपका सीधा-सा उत्तर होगा कि नहीं सर,
ये आर्ट एंड कल्चर का भाग तो नहीं है, ये तो सीधा सा एंशिएंट ही पूछा है। यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति पूछेगा तो इसमें कल्चर कहाँ है? नहीं है, लेकिन वो पूछता है। तो इसी तरह अब आपको प्राचीन काल को भी थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको आंसर देना है, क्योंकि आप यूपीएससी के खिलाफ केस नहीं कर सकते, केस करोगे तो कुछ नहीं होगा, आपके पास इतना पैसा नहीं है। और खासकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, आप तो उस परिस्थिति से आते हो कि आपके पास पढ़ने के अलावा, सही रणनीति के अलावा कोई भी चारा नहीं है। ठीक है, आज हम इस कल्चर वाले पार्ट पर बात नहीं करेंगे और इस पर बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पर बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको एंशिएंट और मिडाइवल पर बात करवानी है, आर्ट एंड कल्चर पर बात करनी है मुझसे, और चाहते हैं कि मैं एक अच्छी स्टडी वीडियो इसी की तरह बना दूं, तो आपको सिर्फ कमेंट करना है। आपके कमेंट भर से ही मैं, अगर 7 से 10 कमेंट भी होते हैं, तो मेरा मतलब इस सिर्फ कमेंट से नहीं होता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने सीरियस अभ्यर्थी कि मेरी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप में लगन है अच्छी से पढ़ने की, तो हाँ, मैं पूरा प्रयास करूँगा अपनी ओर से, लेकिन अगर आपकी ओर से ही प्रयास नहीं दिखता, तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट फ़ील होता है मुझे कि अभ्यर्थी ही नहीं चाहते तो मैं क्यों पढ़ाऊँ, ठीक है? मेरे माइंडसेट मेरा सीधा ऐसा हो जाता है, ठीक है? तो मेरे माइंडसेट को अच्छा रखने के लिए आपको कमेंट ज़रूर करना है, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ, मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ, तो उसका फल भी मुझे मिल रहा है। यानी स्टूडेंट्स के क्लैरिफ़िकेशन के रूप में मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मेरा अपना फल मिल रहा है, ठीक है? अब समझने योग्य चीज़ क्या है? अब आपको कॉपी पेन निकालने और लिखिए। 18वीं शताब्दी के मध्य से यानी 1750 के बाद से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि सिलेबस बोल रहा है। वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण घटनाएं यानी इवेंट्स, इंपोर्टेंट इवेंट्स आपको पढ़ना है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। व्यक्तित्व यानी जैसे कि गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, अंबेडकर जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी, कभी कई सारे पढ़ने हैं। और सब्जेक्ट, यहाँ पर इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं, इससे का मतलब है किसी भी इस चीज के बारे में केस स्टडी। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में विभिन्न चरण मैंने अभी आपको बताए थे, विभिन्न भागों में, जैसे कि साउथ में क्या चल रहा था, नॉर्थ में क्या चल रहा था, नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा था, पश्चिमी प्रांत में क्या चल रहा था, महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान। चौथा है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। मैं आपसे अभी ये पूछता हूँ कि आप मेंस के लिए मुझे ये बताइए कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जिन्हें सिलेबस पढ़ा भी होगा उनको ये चीज़ मालूम नहीं होगी, और कौन सी चीज़ें हम छोड़ सकते हैं और किस तरीके से मुझे पढ़ना है। ठीक है, यही चीज़ है, जो छोटे छोटे चीज़ें अगर आप इनको इग्नोर करते हैं और डायरेक्ट पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने योग्य बात ये है, अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, किसी टीचर के नोट्स को पढ़ेंगे, तो सिर्फ आपको सिर्फ उसमें जो लिखा होगा उसी की नॉलेज होगी। आपको यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा उसकी नॉलेज नहीं होगी। हो सकता है किस्मत से 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाए, इसके अलावा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसका कारण है कि आपके टीचर ने और आपने सही रणनीति से पढ़ाई नहीं की है, और आपके टीचर ने सही तरीके से पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, अब ये नहीं है कि मैं आप इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, नहीं। इस वीडियो तक एंड तक देखिए, फिर आप इस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब समझने वाली चीज़ें क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, जिसको क्या बोलते हैं हम, आज़ादी की बात, भारत पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब इसको हम देखें। अब हमने सिलेबस को देख लिया, ठीक है। अब मेंस की पीवाईक्यू पे जाते हैं। जस्ट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब मुझे आपको कुछ प्रूफ देना है, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि करना क्या है। अब ये पीडीएफ है, आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पहले से टेलीग्राम पे उपलब्ध है, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सीधा सा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, ये यहाँ से आप यूट्यूब चैनल पर जाके दोबारा से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल पे आपको लिमिटेड कंटेंट ही मिलेगा, लेकिन जो कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, जो भी कंटेंट आपको मिलेगा वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि वो कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं, ठीक है। आपको ये समझनी पड़ेंगी ये चीज़ें। जस्ट अ सेकंड, बस इसको स्ट्रक्चर्ड वे में ले आऊँ मैं। जस्ट सेकंड, जस्ट अ सेकंड, इसको थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, टेक्निकल इशू हो रहा है थोड़ा सा। अब फर्स्ट क्वेश्चन से आप देखोगे पीवाईक्यू, ठीक है। साथ में कॉपी पेन लेके बैठना है। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया 2024 का कि भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कौन सी घटना है
और इवेंट्स पूछा था, क्या घटना है शब्द आपकी सिलेबस में दी हुई है, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। अभी घटना के बारे में पूछ लिया, तो अब आप ये नहीं हो सकते कि सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब सिलेबस का आपने वर्ड देख लिया, भारत छोड़ो आंदोलन पूछ लिया, ठीक है। अब ये चीजें हम देखेंगे। सेकंड अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है, ये आर्यन कल्चर का है, थोड़ा अभी इसको हम इग्नोर करते हैं। तीसरा है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भारत में हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों के पतन के लिए किस हद तक जिम्मेदार थी। अभी हम इस क्वेश्चन पर दोबारा आएंगे, ये पढ़ने के लिए सिर्फ क्यों है। अब आप ये बोलोगे सर आज ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री का, फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो, आपने तो बोला सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री को इसने किसके साथ लिंक किया है, इसने इंडियन हिस्ट्री के साथ लिंक किया था। ये पूछा है भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के पतन के लिए किस हद तक जिम्मेदार थे, ठीक है, अच्छी बात है, ये पूछा है। 2023 के क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा है, शिक्षा पर और राष्ट्रवाद के प्रति महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के दृष्टिकोण में क्या अंतर था। अब आप ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड देखना कि वो दो जो प्रति आपके क्या है, दो व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं, उनके क्या पूछता है, उनका दृष्टिकोण पूछता है किसी भी कॉन्सेप्ट के प्रति, जैसे कि यहाँ पे पूछा है राष्ट्रवाद और शिक्षा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उपनिवेशवादी शासन में भारत में जनजातियों को किस प्रकार प्रभावित किया, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आया है, मैं सिर्फ इसको यहाँ पे कट करता हूँ, यहाँ पे क्या डालता हूँ, किसानों किस प्रकार प्रभावित किया है, किसान समुदायों की प्रतिक्रिया क्या रही है। क्या एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन दोबारा नहीं आ सकता। जब आपको पता है कि यूपीएससी थीम हमेशा रिपीट कर सकता है और करता भी है, तो आपको ऐसी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो हुई छोटी सी बात, अब थोड़ा सा हम इसको बड़े लेवल पे देखते हैं, ये है क्या रियलिटी में, ठीक है। अब नीचे आइए, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या लगा 2021-2022 का, तो वो क्या है, यहाँ पे आर्म रिलेटेड है, ठीक है, आर्मी रिलेटेड है। कैसे, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जिनमें अधिकांश भारतीय सैनिक थे, संख्या में अधिक और बेहतर सुसज्जित भारतीय शासकों की सेनाओं पर लगातार कैसे विजय होते रहे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, ये चीज पढ़ने वाली नहीं होती, ये होती है अंडरस्टैंडिंग वाली। मैं भी आपको बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 3, और ये देखिए क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, तभी आप सीख पाओगे। डायरेक्ट अगर आप वीडियो के लास्ट में पहुंच के देखोगे कि क्या पढ़ना है, समझ में आएगा ही नहीं, ना आपको लाभ मिलेगा पूरा, ठीक है। औपनिवेशिक भारत में 28वीं शताब्दी के मध्य से अकाल अचानक क्यों बढ़ गई। यहाँ पे दो कीवर्ड्स आपको क्या करने हैं, अंडरलाइन करने की, अकाल अचानक बढ़े, ठीक है। कब, 18वीं शताब्दी के मध्य से, जैसा कि यूपीएससी ने सिलेबस में दिया है, ठीक है। तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा तो 28वीं शताब्दी के मध्य से ही क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको क्या यूरोपियों के आगमन तक जाना है, नहीं जाना है, ठीक है। आपको 28वीं शताब्दी के बाद से जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको ही पढ़ना है, ठीक है। अब कंटेंट आपका यहाँ पे सीमित हो गया, ठीक है, अब आपको ज्यादा नहीं पढ़ना। अब और आइए नीचे, यंग बंगाल और ब्रह्म समाज, ठीक है। इसने सामाजिक धार्मिक स्वराज आंदोलन से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसने स्पेसिफिक क्या पूछा है, स्पेसिफिक सोसाइटी बोले या स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या इसने यंग बंगाल के बारे में पूछा, ब्रह्म समाज के बारे में पूछा है, तो क्या अब ये आर्य समाज के बारे में नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता है। इसलिए आपको आर्य समाज भी पढ़ के जाना पड़ेगा। अन्य हैं जैसे कि देवबंदी आंदोलन क्या था, वहाबी आंदोलन क्या था, तो ऐसे जो कई आंदोलन है इससे इतर, तो आपको उनको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उदारवादियों की भूमिका ने व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किस हद तक आधार तैयार किया। अब ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसका इंपोर्टेंस मैं आपको कैसे बताऊं, आगे पता चलेगा आपको, ठीक है। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट करें। अब एक बात याद रखिए, उसने क्या बोला था कि इंपोर्टेंट इवेंट्स को या घटनाओं को पढ़ना है। मैं आपसे पूछता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 बड़े आंदोलन कौन से थे, ठीक है। आपके मुंह पर पहला ही नाम क्या है, किसका आएगा, असहयोग आंदोलन, सेकंड सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। क्या तीनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हाँ, 2021 में इन दोनों के बारे में, 2024 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, यानी कंटेंट स्पेसिफिक है। यूपीएससी हमको बोलता है बार बार कि ये पढ़ना है, लेकिन हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी पूछा उसने यहाँ पे भी, ठीक है, रचनात्मक कार्यों को स्पष्ट करें। और गांधी जी से इस साल दोबारा से क्वेश्चन जरूर आएगा मेंस में। क्यों आएगा, क्योंकि उनकी बरसी है, 75वीं बरसी यहाँ पे मनेगी 2025 में, ठीक है। 1950 से लेके कितने साल हो गए, 2025 तक 75 साल हो गए। यूपीएससी प्रीलिम्स में भर भर के क्वेश्चन थे इस बार तो गांधी जी से, और मेंस में भी भले ही मिनिमम एक क्वेश्चन आए, लेकिन आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है गांधी जी। अब वो आए या ना आए वो यूपीएससी की मर्जी है, लेकिन महत्व तो इसका इस साल बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब जरूरत, अब हम यहाँ पे क्या चीट कोड देखेंगे, चीट कोड क्या है मेंस के, ठीक है।
2020 में आ गए हम। लॉर्ड कर्जन की इसने नीतियां पूछी हैं, जो कि महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने भले बुरे काम करे हो या अच्छे काम करे हो, लेकिन कार्य बहुत किए, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1920 के दशक से इसने 1920 का दशक यहाँ पे उठाया है, इसने असहयोग आंदोलन को उठाया है, ये भी 1920 का दशक है, और इसने 1920 का दशक यहाँ पे भी पूछा। ठीक है, 1920 के दशक के राष्ट्रीय आंदोलन ने विभिन्न वैचारिक धाराओं को आत्मसात किया। ये वाला क्वेश्चन अभी मैं आपको लिंक करके बताऊंगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि 1920 के दशक में ऐसी कौन सी वैचारिक धाराएं थी जिनको आत्मसात किया राष्ट्रीय आंदोलन ने? कौन कौन सी विचारधाराएं थी? आपको वीडियो को यहाँ रोकना है और आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिखना है जितने पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं, जितनी विचारधाराएं आपको याद आ रही हैं उन पॉइंट्स को लिखना है। 1 2 3 वीडियो को रोकिए, जैसे इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हाँ देखिए, सीरियस स्टूडेंट होंगे, उन्होंने वीडियो को रोका होगा और उन्होंने भले ही एक पॉइंट लिखा हो, उनकी सीरियसनेस इससे पता चलता है कि उन्होंने कोशिश तो की करने की। कई सारे स्टूडेंट तो कोशिश भी नहीं करेंगे। अब वैचारिक धारा कौन सी होती है? उदारवादी आत्मसात किया, उग्रवादियों को आत्मसात किया राष्ट्रीय आंदोलन में। ठीक है, जैसे हमने स्वदेशी आंदोलन बनाया, असहयोग आंदोलन को हमने स्टार्ट किया, तो उसमें सभी शामिल थे, उसमें क्रांतिकारी भी तो शामिल थे, हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल, कई जैसे क्रांतिकारी हमारे इसमें शामिल थे। क्या इसमें मार्क्सवादी विचारधारा के लोग शामिल थे? क्या इसमें किसान शामिल थे? क्या इसमें महिला वर्ग के जो विचारधारा वाले लोग हैं वो शामिल थे? क्या इसमें छात्र शामिल थे? क्या इसमें बुद्धिजीवी वर्ग शामिल था, जैसे कि वकील, जो ऊंचे पदों पर, सरकारी पदों पर बैठे हुए हैं, क्या वो शामिल थे? बिल्कुल थे। तो इतने सारे पॉइंट्स को अगर आप यहाँ पे लिख देते तो, और एग्जाम्पल्स के साथ, तो क्या आपका आंसर फुल नहीं होता? यहाँ पे फिल नहीं होता पूरा, तो आपको क्या अच्छे मार्क्स नहीं मिलते? तो बात होती है पॉइंट्स की। ठीक है, तो ये हो गई विचारधारा। अब मैं आपको कैसे लिंक करके बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा? विचारधारा वाला आत्मसात किया 1920 के दशक में। ठीक है, अब विचारधारा वाला क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा है क्या? जस्ट आइए, उदारवादी भूमिका। उदारवादी भी तो एक विचारधारा है। स्वतंत्र आंदोलन की किस हद तक तैयार किया? ठीक है, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा होता तो आप उसको भी लिख पाते, बिल्कुल लिख पाते। अब और आइए नीचे, 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के पिछले 100 वर्षों के दौरान, यानी 1750 दोबारा आ गया। मैंने क्या बोला? 1750 के बाद से ही पढ़ना है, जैसा यूपीएससी ने सिलेबस में दिया है, कुछ भी ऐसे ही रहा है। यानी 1750 के बाद के आपके भले 1857 का संग्राम हो, आपका किसान आंदोलन हो, आपका जनजातीय विद्रोह हो, आपको तो वो ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। और वही पूछा इसने, स्थानीय छोटे बड़े विद्रोह की पराकाष्ठा थी। इसका कहने का सीधा सा मतलब है इस क्वेश्चन का कि वो पूछना चाह रहा है कि 1857 संग्राम को तो एक बड़ा क्या था? आंदोलन था, संग्राम था। ठीक है, लेकिन वो छोटे छोटे जो आंदोलन हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे, उनकी पराकाष्ठा था। यानी स्थानीय छोटे छोटे विद्रोह किसमें बांट सकते हैं हम? इसमें स्थानीय, ठीक है, जनजातीय विद्रोह, इसमें किसान विद्रोह, दोनों बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, दोनों को आप लिख सकते थे। सामाजिक, जो सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, उनमें भी ये था, ये यही सिस्टम। ठीक है, अब 19वीं सदी के भारतीय नव जागरण और राष्ट्रीय पहचान। अब आपको यहाँ पर इसकी आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि नेशनल आइडेंटिटी क्या होता क्या है। ठीक है, नेशनल आइडेंटिटी की परिभाषा क्या होती है और इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। साथ में भारतीय नव जागरण। अब कमेंट में जो सीरियस स्टूडेंट है, तो अगर आपको पता है तो ठीक है, ना पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता है, भले एक लाइन पता हो तो एक लाइन लिखिए। देखिए, अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो उनके संबंध में हम बात करते हैं कि पुनर्जागरण, जबकि भारत के संबंध में बात करते हैं तो नव जागरण। तो ये शब्दों में अंतर क्यों है? इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है। नहीं पता है तो जाके स्पेक्ट्रम से आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, अब अभी मैं लिंक करके बताऊंगा। अभी 2 क्वेश्चन मैंने लिंक कर दिए। अभी गांधीवादी चरण के दौरान अनेक स्वर थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को सशक्त और समृद्ध किया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, दोबारा वीडियो को रोक लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए, और अब आइए दोबारा से लौट के, थोड़ा सा लौट के और आएंगे आप। इसने क्या पूछा था अभी? 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने विभिन्न वैचारिक धाराओं को आत्मसात किया। क्या एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं है? ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इसमें कंटेंट 80 to 90% यही आएगा। बस थोड़ा सा क्या स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा आंसर का। ठीक है, अब नीचे आइए। 1940 के दशक में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यानी ये बता रहा है कि कितनी मुश्किल से ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण किया। किसको? भारत के लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? भारत के इतिहास में पुनर्निर्माण चीनी और अरब यात्रियों विवरणों का महत्व स्पष्ट करें। ठीक है, ये मिडाइवल का क्वेश्चन है। ब्रिटिश भारत में अनुबंधित श्रमिकों को अपने उपनिवेशों में ले गए।
क्या वे वहां अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में सक्षम रहे? यानी प्रवासी भारतीय के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, स्पष्ट करें कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में बिखरी हुई राजनीतिक व्यवस्था की चिंता स्थिति क्या उत्पन्न हुई। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अभी 18वीं शताब्दी के मध्य यानी 1750 से लेके कब तक राजनीतिक व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई, बिखरी हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया इसने। इसने अभी पूछा था किसका? इसने पूछा था 1857 वाला कि अनेक स्थानीय छोटे बड़े विद्रोह की पराकाष्ठा था। अगर ये विद्रोह हमको पता होते, अगर हमने इसको पढ़ा होता, मान लीजिए 2018 का क्वेश्चन पहले आया होगा, सॉरी 2017 का क्वेश्चन पहले आया होगा, तो अगर हम इसको पढ़ते कि राजनीतिक व्यवस्था क्यों बिगड़ रही थी, क्यों बिखर रही थी, तो उसमें कुछ कारण किसमें होंगे? जनजाति विद्रोह और किसान आंदोलन। अगर हम इनको पढ़ लिए होते तो क्या हम 2019 के इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए। 19वीं सदी के अंत में उदारवादियों की घोषित विचारधारा राजनीतिक लक्ष्यों में राष्ट्र की आस्था क्यों नहीं बन पाई? उदारवादियों की विचारधारा क्या थी? क्या हमने अभी ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था कि उन्होंने आधार तैयार किया था राष्ट्रीय आंदोलन के लिए? क्या हमने अभी एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें बताया गया हो 1920 के दशक में कई सारी विचारधाराओं का आत्मसात किया गया? क्या हमने अभी ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था कि विचारधारा से रिलेटेड? तो 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से लिंक हो गए यहाँ पे। यानी आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ लिमिटेड पढ़ना, सिर्फ थीम्स को ही पढ़ना है। अब उसको पढ़ने का भी तरीका है, वो अभी हम देखेंगे। जस्ट कुछ 4 या 5 मिनट रुकिए, आपको और अच्छे से बता दूं यहाँ पे। अब ये लिखा है 20वीं सदी के 20वें दशक, वही 1920। क्या हमने अभी 1920 के दशक के क्वेश्चन सॉल्व किए? 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन ये है। भारतीय स्वतंत्रता के दृष्टिकोण में जो नए उद्देश्य जुड़ गए, उनके महत्व को रेखांकित कीजिए। क्या शुरू हुआ था 1920 के दशक के आसपास? क्या शुरू हुआ था? गांधी जी आए, गांधीवादी युग शुरू हुआ। यहाँ से आपके स्वदेशी आंदोलन शुरू हुए, आपके एनी बेसेंट जुड़े, बाल गंगाधर तिलक जुड़े। ठीक है, यहाँ से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ पे और क्या शुरू हुआ? स्वराज पार्टी आई, हम ब्रिटिश काउंसिल में जाना चाहते थे। ये उद्देश्य जुड़े। 1920 के आसपास ही उसके क्वेश्चंस घूम रहे हैं, आप इस चीज को अच्छे से समझिए। 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलनों के अंतर्गत आधुनिक भारत में महिलाओं से संबंधित प्रश्न उभरे। महिलाओं के क्वेश्चन पूछा है सामाजिक सुधार आंदोलनों से। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्वेश्चन है, समझाइए कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश नीतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों था? हमने एक क्वेश्चन देखा कि 100 सालों में पराकाष्ठा थी यहाँ पे। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन ये भी देखा कि राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो बिखरी हुई थी। अब वही क्वेश्चन इसने क्या पूछा है? ब्रिटिश नीतियों में। अब इसमें आर्थिक नीति आएंगी, सामाजिक नीति आएंगी, सांस्कृतिक नीति आएंगी, राजनीतिक नीति आएंगी। तो एक पॉइंट तो हमको यहीं भी मिल गया था। ठीक है, अच्छी बात है। अब एग्जैक्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में विशेष रूप से गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका। क्या हमने अभी क्वेश्चन देखा कि सामाजिक सुधार आंदोलनों में जो महिलाओं के प्रमुख मुद्दे क्या थे? क्या अगर ऐसा क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका था स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड कि महिलाओं की भूमिका गांधीवादी चरण में, तो क्या महिलाओं की भूमिका क्या वो क्रांतिकारी चरण में नहीं पूछ सकता? क्या वो, जस्ट अ सेकेंड, क्या वो, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देख लिया ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलिए, ठीक है, सीधा से नेक्स्ट चलिए आप यहाँ पे आके हुए। यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस, मैंने आपसे बोला था, तो महात्मा गांधी के साथ अन्य जो हमारे महान जो व्यक्ति थे उनके साथ क्या है, दृष्टिकोण में दृष्टिकोण पूछता है। यानी उनकी एटीट्यूड पूछता है या उनका पर्सपेक्टिव पूछता है अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं तैयार करना बताऊंगा कि आपको तैयार कैसे करना है। इसमें पूछा स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए 2015 का, महात्मा गांधी तथा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के दृष्टिकोण और रणनीतियां भिन्न थी, इसमें दलितों की दशा सुधारने में। यानी उनका पर्सपेक्टिव अलग था। ठीक है, पर्सपेक्टिव से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अब इसका रविन्द्रनाथ टैगोर वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब 14 में आइए, क्या पूछा है? 18वीं सदी के मध्य से लेकर स्वतंत्रता तक ब्रिटिश भारत की आर्थिक नीतियां। ठीक है, क्या अभी हमने ये पढ़ा था कि 18वीं शताब्दी के मध्य से लेके क्या राजनीतिक स्थिति बिखरी हुई थी, तो नीतियां तो बनानी पड़ेंगी। क्या हमने अभी ये पढ़ा था कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियां क्या थी? ठीक है,
तो आर्थिक नीति अगर हम यहाँ पे पढ़ा होता 2014 के क्वेश्चन में पढ़ा होता, तो मेरा दिमाग ये चलना था कि आर्थिक नीतियों से क्वेश्चन पूछ लिया। अब वो राजनीतिक पूछ सकता है, वो सामाजिक पूछ सकता है, वो सांस्कृतिक पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ये माइंड या इमेजिनेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2013 में आई है, क्या पूछा है, भारतीय महिलाएं स्वतंत्रता संग्राम की अग्रदूत बनी, उम्र, लिंग और धन की बाधाओं को नकारती हुई। भारतीय महिलाओं से स्वतंत्रता संग्राम में क्वेश्चन पूछा गया एक व्यापक रूप से कि पूरा स्वतंत्रता संग्राम पूछ लिया गया। फिर उसने आगे जाके क्या किया, आने वाले सालों में उसने पूछा कि सामाजिक सुधार आंदोलनों में उनके मुद्दे क्या थे। फिर उसने पूछ लिया कि गांधीवादी युग में प्रमुख रूप से क्या थे। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या क्वेश्चन अभी ऐसे नहीं बन सकता कि क्रांतिकारी आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका? क्या मैं आपसे ये नहीं पूछ सकता, या यूपीएससी ऐसे नहीं पूछ सकता कि आपका किसमें उदारवादी आंदोलनों में किसकी महिलाओं की भूमिका? ठीक है, जनजातीय विद्रोहों में महिलाओं की भूमिका, किसान आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका। तो आपको ऐसे तैयारी करनी है। ठीक है, अब ला डलहौजी से क्वेश्चन पूछा गया, क्यों? इसने रेलवे वगैरह चलाई थी, इसने इंफ्रा बनवाया था, अच्छा इसने ब्रिज वगैरह बनवाए थे, इसलिए इसने ज्यादा कार्य किए हैं, भले वो नेगेटिव किए हों या पॉजिटिव किए हों। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन आएगा। लॉर्ड कर्जन से क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि उसने सबसे बड़ा काम किया था, कौन सा, बंगाल विभाजन कर दिया था। ठीक है, हमारे लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था, लेकिन उनके लिए तो फायदा ही था। बंगाल विभाजन करवाया उसने, उसी के टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी नीतियां आई, जैसे विश्वविद्यालय अधिनियम आया। ठीक है, तो कई सारे ये आए। अब मैं आपको बताता हूँ कि तैयारी कैसे करनी है, इन क्वेश्चंस को तैयार कैसे करना है। अगर आप इस वीडियो को लेके अगर सही स्ट्रेटजी बना ली तो 2025 की क्वेश्चन आप घर बैठ के सही कर सकते हो। अगर आपको मेंस का एग्जाम देना है तो आप वहां जाके ठीक करोगे ही। साथ में अगर आप एग्जाम नहीं भी दे रहे हो, जब भी पेपर आपके सामने आए, आप तुरंत ही उसको सॉल्व कर दोगे, अगर इस स्ट्रेटजी से आपने हिस्ट्री को तैयार कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको स्लाइड्स को करवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, हाँ, यहाँ पे हम आ गए। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि पीवाईक्यू रिपीटेशन तो होता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, थीम में होता है, थीम वही रहती है। क्वेश्चन वो असहयोग आंदोलन के आसपास के एरिया से ही पूछता है, यानी 1920 के दशक से ही पूछ रहा है। क्वेश्चन वो महिलाओं से ही पूछ रहा है, क्वेश्चन वो गांधी जी से ही पूछ रहा है, क्वेश्चन वो प्रमुख गवर्नर जनरल से ही पूछ रहा है, क्वेश्चन वो 1857 संग्राम, क्वेश्चन वह ब्रिटिश नीतियों से पूछ रहा है। लेकिन थीम यही है, क्वेश्चन का एरिया अलग है। अब उस एरिया को हमको कैप्चर कैसे करना है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हेडिंग दीजिए अपने, अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हो तो आप कोई भी साथ में पेज लेके बैठे हो, कॉपी पेन लेके, तो कॉपी में लिखिए, हेडिंग दीजिए। पहला पॉइंट लिखिए कि आपने भारत को तैयार करने में सबसे बड़ी भूमिका बहुआयामी दृष्टिकोण की होती है। अगर आपने बहुआयामी पॉइंट्स को क्लियर कर दिया तो आप मुख्य परीक्षा के उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये नोट्स आपके लिए काम करेगा कैसे? अब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कैसे काम करती है, जैसे कि मुझे क्या पढ़ना है, जैसे कि असहयोग, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, मुझे ये पता है, मैं इस क्वेश्चन को इस थीम को उठाऊंगा, असहयोग आंदोलन से मुझे क्वेश्चन को खत्म करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में जाऊंगा। कैसे? मुझे इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। कैसे? इसके प्रमुख नेता कौन से थे? आपको पता है कि सिर्फ गांधी जी नहीं थे, इसमें सभी नेताओं ने भाग लिया था असहयोग आंदोलन में। इसमें लाला लाजपत राय ने भाग लिया था, इसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन, जबकि उनकी अगस्त 1920 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसी के आसपास, असहयोग आंदोलन की शुरुआत के आसपास ही। ठीक है, इसमें कई सारे अन्य जो क्रांतिकारी थे उन्होंने भी भाग लिया था। तो प्रमुख नेताओं के नाम और उनके कार्य कि उन्होंने इसके लिए क्या क्या किया था। ठीक है, कार्य। सेकंड, इसकी पृष्ठभूमि, ये शुरू क्यों हुआ? अब पृष्ठभूमि में ऐसे नहीं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कि आपका क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड से हो गई थी। ठीक है, ऐसे नहीं, आपको पॉइंट्स हर एरिया में कवर करने हैं। हर एरिया का मतलब क्या होता है? ये तो सिर्फ क्या हो गया, इंस्टेंट इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, इंस्टेंट इम्पैक्ट के अलावा हमको क्या करना है, तो दूरकालिक प्रभाव थे उनको भी देखना है। दूरकालिक प्रभाव का मतलब क्या होता है? हमको जब भी क्वेश्चन के पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, लिखते हैं, तब आपको याद क्या रखना है, और जब आप आंसर लिखेंगे तब भी आपको यही चीज याद करनी है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला हर चीज पे फॉलो कीजिए, पढ़ने में, लिखने में, आंसर राइटिंग करने में और एग्जाम देने में। क्या?
मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो मैंने आपको अभी पॉइंट लगवाया। कैसे? असहयोग आंदोलन शुरू होने की क्या राजनीतिक कारण थे, क्या सामाजिक कारण थे, क्या आर्थिक कारण थे, क्या सांस्कृतिक कारण थे, क्या विधिक कारण थे? ठीक है, क्या आप और क्या सोच सकते हो? कुछ भी इंस्टेंट, इंस्टेंट यानी त्वरित मुद्दे क्या थे? ठीक है, राजनीतिक में जाओगे आप कि हमारे सेनाओं को क्या बोला गया था वहां पे। ठीक है, हमको राजनीतिक हमने क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि हमको हमारे अधिकार नहीं मिल रहे थे। ठीक है, हमारे अधिकार नहीं मिल रहे थे और हम पर जोर जबरदस्ती की जा रही थी। ठीक है, हमको पूरी तरह से अधिकार, जैसे अहमदाबाद मिल में भी हमको लड़के लेना पड़ा अपना अधिकार। चंपारण में भी हमको लड़ने लड़ने के बाद ही हमको मिला अपना अधिकार। ठीक है, सामाजिक, जैसे कि महिलाओं को अभी फुल मतदान आपको नहीं मिला है। ठीक है, महिलाओं को पूर्ण मताधिकार आपको नहीं मिला है। सामाजिक और कई पहलू हो सकता है जो पॉइंट्स मेरे मत दिमाग में नहीं आ रहे वो आपके दिमाग में आ रहे हो। सिर्फ अगर आप ये पॉइंट्स लिख लीजिए। अब मैं आपसे पूछूंगा एक एक पॉइंट कि विधेयक वाला कारण कौन सा था? तो टैक्स स्टार्ट कर दिया था ना, याद आ रहा है कुछ? भले प्रीलिम्स के लिए, भले मेंस के लिए आपने ना पढ़ा हो इस सब्जेक्ट को, तब भी आप इस अप्रोच से पॉइंट सोच सोच के लिख सकते हैं। त्वरित मुद्दा क्या था? त्वरित मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड था। सांस्कृतिक मुद्दा क्या था? सांस्कृतिक मुद्दा क्या था? लापता आंदोलन वाला। कुछ याद आ रहा है? तो पृष्ठभूमि जब आप लिखें, मैं तो ये बोल रहा हूँ जब भी आप किसी पॉइंट को लिखते हैं उसको हमेशा ऐसे ही बांट के लिखना है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक। ठीक है, सभी भौगोलिक अगर जुड़ जाए तो अगर कोई पॉइंट याद आ रहा है भौगोलिक तो भौगोलिक लिख सकते हैं। ये हुई पृष्ठभूमि। अब उस समय असहयोग आंदोलन में क्या क्या कार्य किए गए और किसने क्या क्या किए, इसमें हमने पहले ही पॉइंट में बता दिया कि नेताओं ने, कौन कौन से नेता थे, उनकी कार्य क्या क्या थी। ठीक है, अब गांधी जी की जो जो कार्य होंगे उसको तो आपने यहाँ पे लिख ही दिया। इस साल सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी ने क्या क्या किया था, क्या क्या उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, रचनात्मक कार्य क्या क्या किए गए थे। सेकंड, कौन से सामाजिक कार्य किए गए, कौन से आर्थिक रूप से कार्य किए गए। अब इसका मतलब क्या होता है? सामाजिक रूप से कार्य होता है कि महिलाओं को बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई इस चीज में। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में। आर्थिक रूप से हमने स्वदेशी चीजों को अपनाने की कोशिश की, यानी हमने बढ़ावा दिया स्वदेशी वस्तुओं को, हमने विदेशी वस्तुओं की होली जलाई। राजनीतिक, यानी हमने सरकार के साथ देने से मना कर दिया, यानी हमने उनके कोर्ट सिस्टम को मानने से इनकार कर दिया कि हम आपकी कोर्ट्स को नहीं मानेंगे, हम आपके द्वारा दिए गए आदेशों को नहीं मानेंगे। यानी नाम ही क्या था उसका? असहयोग आंदोलन, हम सहयोग नहीं करेंगे। अब सांस्कृतिक पे आ जाओ। सांस्कृतिक में कैसा सकते हो? जैसे बाल गंगाधर तिलक की स्टार्टिंग से चली आ रही है, जैसे कि हमने मिलकर क्या किए, महोत्सव मनाए। ठीक है, जन्मोत्सव मनाए, महोत्सव मनाए, त्योहार मनाए सांस्कृतिक रूप से। ठीक है, साथ में बैठ के। और ठीक है, अब ये हो गया मल्टी डायमेंशन। अब इसके बंद होने के कारण इनको लिखिए। अब इसके प्रभाव आने वाले समय पर। ठीक है, अब प्रभाव हमेशा, अगर आप प्रभावों की बात करें, इम्पैक्ट है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं अल्पकालिक। अल्पकालिक का सीधा सा मतलब होता है त्वरित, यानी इंस्टेंट क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, इंस्टेंट इफेक्ट ये पड़ा कि 1-2 साल के अंदर सभी नेता क्या आपस में मनमुटाव हो गया, तो उन्होंने क्या सोचा कि स्वराज पार्टी बनाई जाए। ठीक है, एक ये हो गया। गांधीवादी जो रणनीति थी उससे कुछ क्रांतिकारी जो वो थे व्यक्ति, उनका क्या मन उठ गया, यानी उन्होंने इस चीज को मानने से मना कर दिया कि इन चीजों से हमको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरी, रणनीति पर संशय हो गया कि रणनीति ये गलत थी। ठीक है, क्योंकि अहिंसक जो आंदोलन था वो हिंसा में चेंज हो गया। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद क्यों नहीं आते? आपको पॉइंट्स इसलिए याद नहीं आते, आपको पॉइंट्स याद हैं क्या? मैं अभी आप बोलता जा रहा हूं तो क्या आपके माइंड में ये पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, सबने पढ़ा है, सब पढ़ रहे हैं। तरीका गलत है। तरीका कौन सा होना चाहिए? बहुआयामी। सिर्फ आप ये लिख दीजिए कि राजनीतिक क्या था, आर्थिक क्या था। ठीक है, अब त्वरित क्या हुआ उपाय? त्वरित तो ये हो गया। आने वाले दीर्घकालिक उपाय, दीर्घकालिक प्रभाव क्या हुए? राजनीतिक स्तर पर स्वराज पार्टी बनाई गई जिसमें ब्रिटिश काउंसिल में अंदर। ठीक है, आर्थिक स्तर पर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा मिला और जो भारतीय व्यक्ति थे उनके मनोबल को बढ़ावा मिला। ठीक है, तीसरा, ऐसे ही आप सांस्कृतिक में आ जाओ। ऐसे ही आप किस में आ जाओ? आप आओ क्रांतिकारी संगठनों पर क्या प्रभाव पड़ा? क्रांतिकारी संगठन अब उग्र एवं हिंसक गतिविधियों में ज्यादा भाग लेने लगे। ठीक है, अब यही अप्रोच हमारे किस में आई थी? पृष्ठभूमि में, यही कार्यों में, और यही अप्रोच हमारी किस में थी? इसकी प्रभावों में। क्या असहयोग आंदोलन से कोई क्वेश्चन आता है
तो क्या क्वेश्चन आपसे बचेगा? अब क्या आप, अगर मैं आपसे कुछ भी पूछूंगा असहयोग आंदोलन से रिलेटेड, तो आपको पहले अगर 4 पॉइंट याद आ पाते थे, अब आपको 8 पॉइंट याद आएंगे। कैसे? कि आप सिर्फ कुछ नहीं करोगे, 4 वर्ड लिख लोगे: राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जस्ट अ सेकंड, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ठीक है, विधिक। अगर इन दोनों पॉइंट्स में से अगर हर एक में से 3-3 पॉइंट्स भी आपको याद आ रहे हैं, 3 पॉइंट्स याद आ रहे हैं, किसी में से 2 पॉइंट्स याद आ रहे हैं, तब भी इजीली आप 10 से 12 पॉइंट सोच पा रहे हैं, जहां आप सिर्फ 3 से 4 पॉइंट्स ही याद कर पा रहे थे। ठीक है, अब इस आप आप ये बोलोगे कि सर इवेंट वाला सिस्टम तो आपने समझा दिया कि इवेंट्स को कैसे तैयार करना है। यही अप्रोच आपको किसमें फॉलो करनी है? 1857 के संग्राम पे। यही अप्रोच आपको किससे फॉलो करनी है? जनजातीय विद्रोह। ठीक है, अब जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जनजातीय विद्रोह के साथ क्या क्या फेमस था? किसान विद्रोह भी तो थे, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था। क्या एग्जैक्ट यही बड़ा था कि या वो किसान आंदोलन नहीं डाल सकता? डाल सकता है। तो आपको इसी तरह इस कंटेंट में तैयार करना है। अब है आपकी क्या, गांधी जी से जो तुलना की जाती है वो क्वेश्चन कैसे तैयार की जाए। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। तो गांधी जी से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो सिर्फ गांधी जी से नहीं, जो फेमस पर्सनालिटी हैं, जो महत्वपूर्ण, जो जिनकी उपलब्धि बहुत ज़्यादा है, जिन व्यक्तियों की, जैसे कि हमारे सुभाष चंद्र बोस, हमारे गांधी जी, हमारे भगत सिंह, और हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, हमारे बाल गंगाधर तिलक, हमारे लाला लाजपत राय, हमारे अम्बेडकर जी। ठीक है, कई सारे जो हमारे, जो वो हैं, हमारे महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में क्या पढ़ना है हमको? अब उनके बारे में पढ़ना है। मैं आपको गांधी जी का एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। इनकी अप्रोच हर चीज पर कैसे थी, ये राष्ट्र के बारे में क्या सोचती थी, ये राष्ट्रवाद के बारे में क्या सोचती थी, ये समाज के बारे में क्या सोचते थे, ये महिलाओं के बारे में क्या सोचते थे, ये दलितों के बारे में क्या सोचते थे, इनकी सांस्कृतिक दृष्टिकोण कैसा था, इनका आर्थिक दृष्टिकोण कैसा था। यानी राष्ट्र के बारे में क्या सोचते कि राष्ट्र को सशक्त होना चाहिए, राष्ट्र को स्वशासित होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या था, इनकी अलग अप्रोच थी, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। समाज में क्या चाहते थे कि अस्पृश्यता ना हो। दलितों को क्या मानते थे, ये बराबर का हक देना चाहते थे। महिलाओं को क्या चाहते थे कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हर चीज में हिस्सा लें, और महिलाओं को तो ये प्रमुख रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। इनसे अगर ये पूछे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनका क्या थे, इनकी विचारधारा जो कि एथिक्स में भी है, ये नैतिकता को क्या मानते थे, नैतिकता को धर्म के साथ संलग्न मानते थे। अब इन्हीं इन्हीं के अगर मैं आपसे पॉइंट पूछता हूँ तो आप खुद आंसर दे दोगे मन ही मन में। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इनकी शिक्षा को लेके क्या था, अप्रोच क्या थी इनकी? इनकी थी क्या, शिक्षा को लेके, कि उसमें नैतिकता का भाग ज्यादा होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि इनका स्वशासन को लेके क्या था? सरकार सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, केंद्रीकृत सरकार होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत? आपको पॉइंट ये याद आ गया। हाँ, इन्होंने तो किसकी बात की थी? स्थानीय स्वशासन, जिसका प्रभाव हमको कहाँ दिखता है? 73वें और 74वें संविधान संशोधन यानी पंचायती राज में दिखता है। क्या आप इन चीजों के ऐसे लिंक कर पाते हैं? अभी नहीं कर पाते, लेकिन इस वीडियो के बाद आप सीख जाओगे। और ये चीजें हमेशा प्रैक्टिस से ही आती हैं। कितने मैक्सिमम पॉइंट आप याद कर सकते हो? तो गांधी जी के बारे में जितनी अप्रोच हैं, सभी के नाम अपने भाई से पूछो, अपने साथ जो सहपाठी हैं, अपने साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनसे पूछो कि क्या क्या अप्रोच हो सकती है, कौन कौन सा डायमेंशन हो सकता है। कि मैंने लिख दिया कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, देश के लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर। पशुओं के प्रति उनकी क्या अप्रोच थी? एनिमल, पशुओं के प्रति क्या था, वो प्रेम रखते थे। ठीक है, वो हमको डीपीएस भी मिल जाता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका प्रभाव हमको संविधान में भी मिलता है। वो क्या मानते थे? वो मानते थे अस्पृश्यता नहीं माननी चाहिए। दलितों पर उनकी सोच अलग थी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अलग थी उनकी। किसको? आपको, हाँ, मजदूरों को लेके। इसलिए उन्होंने क्या की थी, हम अहमदाबाद की मिल आंदोलन में भाग लिया था। वो किसानों के बारे में सोचते थे, इसलिए उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया था। ठीक है, तो इसके अलावा और कौन से डायमेंशन हो सकते हैं? वो बैठ बैठ के सोचिए। जब भी डायमेंशन याद आए उनको नोट्स में लिख लिया, और जब भी कभी बैठे हैं, कोई माइंड में नया डायमेंशन आया, उसको हाल की हाल उस नोट्स में एड ऑन कर लिया बस। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे आपने गांधी जी को पढ़ा, ऐसे ही आपको हर एक जो हमारे व्यक्तित्व हैं उनको सबके बारे में पढ़ना है। जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में राष्ट्रवाद पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया? स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, लेकिन अब राष्ट्रवाद के बारे में इनके बारे में सोच सकते हैं कि राष्ट्रवाद के बारे में क्या सोचते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में क्या सोचते थे? इनके जो पर्सपेक्टिव था, राजनीति के प्रति कैसा था, समाज के प्रति कैसा था,
संस्कृति के पीछे कैसा था, आर्थिक लेवल पे कैसा था, दलितों के प्रति व्यवहार इनका या दलितों के प्रति इनका पर्सपेक्टिव कैसा था। ठीक है, अब ये हो गए सभी प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण आपको क्या गवर्नर जनरल में है, आपको सिर्फ उनके कार्य याद करने हैं, नेगेटिव वे में और पॉजिटिव वे में, दोनों में। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी गवर्नर जनरल ऐसा नहीं होगा जिसने सिर्फ नेगेटिव कार्य किए हो, उसने कुछ पॉजिटिव भले एक कार्य किया हो तो वो आपको पता होना चाहिए। तो गवर्नर जनरल आप कभी पढ़ो तो उनके कार्यों को 2 भागों में बांटो, प्लस में प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, तो आपको दोनों तरह के पॉइंट्स याद करने हैं। अब आप हर तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए तैयार हैं, बस अब आपको सीखनी है आंसर राइटिंग। ठीक है, आंसर राइटिंग अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखना है तो ये प्रोग्राम तो हमारा इसके एडमिशन तो क्लोज हो चुके हैं, तो थोड़ा-सा वेट कीजिए, हम आंसर राइटिंग का सेकंड प्रोग्राम लेकर आएँगे इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के खत्म होने के बाद। और ऐसा नहीं है कि आप इसके फीडबैक जो अभी चल रहा है, अभी पहली ही क्लास हुई है उसकी, पहली या दूसरी क्लास हुई है। ठीक है, उन इन अभ्यर्थियों के 45 दिन का जो अनुभव रहेगा, उस फीडबैक को पढ़ के ही आप उसमें एडमिशन लेना है। ठीक है, यकीन दिलाते हैं जैसा फीडबैक होगा वैसा ही हमने उसको उनको जैसा बताएँगे वैसे ही हम उसको फीडबैक होगा, उसी तरह से आपको गुणवत्ता यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो अब आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए और नेक्स्ट अगर मैं आपको चर्चा करूं तो नेक्स्ट वीडियो में किस पर लाऊंगा, तो वो लाऊंगा मैं कि जेनरिक आंसर क्या होते हैं और स्पेसिफिक आंसर कैसे होते हैं। ठीक है, ये मेरा मुद्दा है अगली वीडियो का, सफलता सीरीज का। अब आपको एनसीएम मेडिवल वीडियो चाहिए तो सिर्फ आपको कमेंट करना है, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पर वीडियो चाहिए तो सिर्फ आपको कमेंट करना है, ज्योग्राफी को कैसे तैयार करना है तो देखिए उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, उसको भी तैयार करने का एक तरीका होता है, मैपिंग में क्या क्या याद रखना होता है। ठीक है, इन चीज़ों को कैसे क्या करना है तो आप सब कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपका कमेंट ही हमारी हिम्मत बढ़ाता है, हमको एहसास दिलाता है कि हिंदी मीडियम में भी सीरियस स्टूडेंट्स की कमी नहीं है, जो कि हमें अभी लगती है। रियलिटी बोलता हूँ मैं कि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन मुझे भी लगता है कि हिंदी मीडियम में सीरियसनेस की कमी है। ठीक है, तो वो सीरियसनेस आपको लानी पड़ेगी, वो दिखानी भी पड़ेगी कमेंट के माध्यम से कि हाँ आप सीरियस हैं। अगर आप सीरियस हैं तो मैं भी सीरियस होऊंगा आपको गाइडेंस देने के लिए। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मेंस गाइडेंस प्रोग्राम की सफलता सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।